सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे। लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूं? कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। कुछ दिनों पहले की बात है। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर सूर्यकांत की नजर गई। उस किताब के फ्रंट पेज पर बनी तस्वीर ने जैसे उसके ऊपर जादू कर दिया। तो बिल्कुल सम्मोहित सा होकर वो किताब पढ़ने लगा। 10 बजे दिन से पढ़ने का शुरू हुआ। सिलसिला रात के 9 बजे तक चलता रहा। सूर्यकांत उस किताब में लिखी एक एक लाइन को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, उस किताब के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। रात के 9 बज गए थे, इसलिए 2-3 और लोग ही उस समय लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरियन बाहर बाहर लाइब्रेरी की टिक टिक करती बड़ी सी पुरानी घड़ी को देख रहा था। उसका बस चलता तो वो खुद घड़ी के कांटों को अपने हाथों से बढ़ाकर 9:30 बजा देता, क्योंकि 9:30 बजे लाइब्रेरी के बंद होने का समय होता है। लाइब्रेरियन का घर यहाँ से बहुत दूर था और वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। सूर्यकांत किताब में खोया हुआ था। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने फोन की ओर देखा तो उसमें लिखा आ रहा था नागपाल कॉलिंग। वह फोन की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि फोन उठाए या ना उठाए। इतनी देर में लाइब्रेरी में जो भी लोग बैठे थे सभी उसकी ओर घूरने लगे। लाइब्रेरियन का मूड तो पहले से ही खराब था। उसने भी सूर्यकांत की ओर गुस्से से देखा और इशारे इशारे में उसने लाइब्रेरी के उस बोर्ड की तरफ उसे देखने को कहा, जिसमें लिखा था कि लाइब्रेरी में मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड में। सूर्यकांत ने आंखों ही आंखों में उसे सॉरी कहा और फोन लेकर लाइब्रेरी के बाहर आ गया। फोन रिसीव करते ही नागपाल ने सूर्यकांत को हड़काते हुए कहा, हरामखोर, कॉल उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो लाइब्रेरी में था भाई। भाई गया तेल लेने। ये बता पैसे कब दे रहा है तू? थोड़ी मोहलत और दे दो भाई, जल्दी पूरे पैसे चुका दूंगा। मोहलत सुनकर मेरे कान पक गए हैं। पैसे ब्याज पर लेकर अय्याशियां कर ली। अब पिछले 3 महीने से मोहलत कर रहा है तू। कान खोलकर सुन ले, नागपाल नाम है मेरा। पैसे देना जानता हूँ तो हलक में हाथ देकर पैसे निकालना भी मुझे आता है। थोड़ा समय और दे दो भाई, आपको ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। सूर्यकांत फोन पर गिड़गिड़ाने लगा। नागपाल ने 1 महीने का और समय दे तो दिया, लेकिन साथ ही यह धमकी भी दी कि 1 महीने बाद अगर उसके पैसे उसने वापस नहीं लौटाए तो उसके ऊपर वो तेजाब डाल देगा। नागपाल की क्रूरता के बारे में सूर्यकांत को बिल्कुल पता नहीं था। पिछले 3 महीने से वह अजीब से मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजर रहा था। एक पल तो उसका मन करता कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन नताशा को छोड़कर वो कैसे भाग सकता था? नताशा सूर्यकांत की गर्लफ्रेंड थी और वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये बात नागपाल जानता था, इसलिए उसके आदमी नताशा पर हमेशा नजर बनाकर रखे हुए थे। सूर्यकांत शहर के सबसे बड़े होटल में वेटर का काम करता था। हर दिन सैकड़ों अमीर लोग उस होटल में आते और अपना समय बिताते। वो उन अमीर लोगों की लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित था। उनकी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए थे। वह भी उनकी तरह ही अमीर होना चाहता था। 6 महीने पहले अमीर बनने की उसकी यह चाहत उसे शहर के सबसे बड़े जुए के अड्डे तक ले आई। उस दिन सूर्यकांत का शायद भाग्य भी प्रबल था, तभी तो जुए के अड्डे पर काट की सारी पत्तियां उसके फेवर में आ रही थी। जेब में लाए पैसे से 4 गुना कमाई करके वो अपने घर लौटा। उन पैसों से
पहली बार उसने नताशा को एक महंगा गिफ्ट खरीद कर दिया। ओह माय गॉड, इतना महंगा नेकलेस! तुमसे महंगा नहीं है जान। तुम्हारी इसी अदा पर तो जान देने का मन करता है। आई लव यू सूर्यकांत। आई लव यू टू नताशा, आई लव यू टू। कमाई का यह शॉर्टकट उसे बेहद पसंद आया। हर हफ्ते वो जुए के उस अड्डे पर जाने लगा। उन दिनों उसकी किस्मत उसके साथ थी, इसलिए उसने 1 रुपए भी नहीं गंवाए और लगातार हो रही इन्हीं जीतों ने उसका मनोबल बढ़ा दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उसने नताशा को कभी ये नहीं बताया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। उसने सिर्फ ये बोला कि वो कोई बिजनेस कर रहा है। उसे एक तरफ से घमंड हो गया था कि ताश के पत्ते तो उसके गुलाम है, वह हर बाजी जीतेगा। लेकिन हर बार जुए में जीतना संभव तो नहीं था। एक बार हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपनी सारी जमा पूंजी हार गया। तब उसने उधार लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़े पैसे उधार लिए, धीरे धीरे ये रकम 5 लाख पहुंच गई और उसी रकम की उगाही के लिए नागपाल उसे बार बार धमकी दे रहा था। नागपाल से बात कर सूर्यकांत लाइब्रेरी के अंदर गया। उसके माथे पर अब भी पसीना चमक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक संतोष भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वो जिस किताब में डूबा हुआ था, उसे लग रहा था कि वो किताब उसकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। उसने वो किताब इशू करवा ली। पूरी रात उसने उस किताब का अध्ययन किया और उसने तय किया कि वह उस किताब में लिखी साधना करेगा। वह यक्षिणी साधना करेगा और अपनी सारी मुसीबत से ना सिर्फ पीछा छुड़ाएगा बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी बनेगा। सूर्यकांत के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला सूर्यकांत आज महंगी गाड़ियों में घूमने लगा था। बड़े से बड़े बंगले में वो रहने लगा था। एक बड़ी सी फैक्ट्री का वो मालिक भी था। अब जो चीज उसे पसंद आ जाती वह उसकी हो जाती। बड़ी बड़ी पार्टियों में वो जाता, महंगी सी महंगी शराब वो पीता। हालांकि इन पार्टियों में कोई औरत अगर सूर्यकांत के करीब आने की कोशिश करती तो वह औरत कुछ पलों बाद उसे मरी हुई मिलती। सूर्यकांत को यह सब बहुत अजीब तो लगता। फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती। यह उसकी साधना का 41वां दिन था जब यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसके आने से वहां पर इतनी रोशनी हो गई कि सूर्यकांत की आंखें चौंधिया गई। हालांकि उसने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली। यक्षिणी ने उससे कहा, सूर्यकांत, मैं आ गई हूँ, अपनी साधना समाप्त करो। सूर्यकांत ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ी उस औरत को वो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर औरत ना तो उसने कहीं देखी थी और ना ही किसी से ऐसी औरत के बारे में सुना था। सूर्यकांत, इतना घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हें मुझे बिना विवाह किए अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। तुम मुझे हर वो सुख दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें हर रात मेरे साथ कच्चे मांस और शराब का सेवन भी करना होगा। बदले में संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु मैं तुम्हें दूंगी। और हाँ, आज के बाद किसी और औरत को सपने में भी पास नहीं आने देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत उस समय इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यक्षिणी उससे क्या कह रही है। वह तो बस उसे घूर रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सूर्यकांत की दुनिया बदल गई थी। यक्षिणी उसके मन मुताबिक खुशी उसे दे रही थी। बदले में सूर्यकांत को भी यक्षिणी के साथ हर वो चीज करनी होती जो वो चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की यह फितरत है कि जब उसके पास जो चीज नहीं होती है तो वो उसके लिए परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके पास वो चीज आती है तो वह फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सूर्यकांत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेला था। वह चाहता था कि वो अपना घर बसाए। अब यक्षिणी के साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता था। वह पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती थी। 7-8 महीने उसे अय्याशी भरा जीवन और यक्षिणी का साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ये चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह बोर हो गया था इन सब से। उसे अचानक नताशा की याद आने लगी। हालांकि बीच में नताशा उससे मिलने आई थी, लेकिन वह उस समय खुद में ही इतना डूबा हुआ था कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। नताशा को लगा कि पैसे आने के बाद सूर्यकांत बदल चुका है, लेकिन अब नताशा के बिना वो रह नहीं पा रहा था।
उसके आगे उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। नताशा के नरम हाथ जब उसके गालों को सहलाते थे तो वो दुनिया की सारी टेंशन भूल जाता था। उसके साथ चाय की टपरी पर बैठना, बाइक में फुल स्पीड घूमना, सड़क किनारे खड़े होकर दोनों का गोलगप्पा खाना और सारी दुनिया भूल जाना उसे पुरानी सारी यादें परेशान करने लगी थी। एक दिन वो तैयार होकर नताशा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोका और उससे प्यार करने की इच्छा जताई। लेकिन सूर्यकांत का मन यक्षिणी से अब पूरी तरह भर गया था। उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी। मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। सूर्यकांत ये भूल गया था कि यक्षिणी उसके द्वार पर खुद नहीं आई थी, उसने उसे बुलाया था। वो उस किताब पे लिखी यह बात भी भूल गया था कि यक्षिणी को सिद्ध तो किया जा सकता है लेकिन उसे भगाया नहीं जा सकता, और यक्षिणी की मांग का इनकार करना मतलब बर्बादी की शुरुआत। सूर्यकांत घर से निकलने ही वाला था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। किसी ने उसे बताया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। सूर्यकांत भागा भागा अपनी फैक्ट्री की ओर गया, लेकिन वहां तो अब सिर्फ राख बची थी। उसे समझ में आ गया कि हो या ना हो ये सब यक्षिणी को किए इनकार का ही परिणाम है। लेकिन अब उसे उस फैक्ट्री का मोह नहीं था, बस उसे नताशा चाहिए थी। वह नताशा के घर पहुंचा। बहुत देर तक उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर लटके ताले पर गई। अरे, यहां तो ताला लटका है, लगता है नताशा कहीं बाहर गई है। वो वापस लौटने ही वाला था कि तभी दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। वह कमरे के अंदर गया। उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है। उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई है और उसकी गर्दन एक और लुढ़की हुई है। उसकी जीभ बाहर की ओर है और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही है। सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में हो? लेकिन उसके लिए सूर्यकांत जैसे शॉर्टकट को आजमाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।